Hello everyone, welcome back to JRF अड्डा। यूजीसी नेट दिसंबर 24 साइकिल के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार रिजल्ट क्वालिफाई किया है, दिसंबर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जेआरएफ नेट या पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली जो ड्रीम है आप लोग का पूरा हो गया है। बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार नहीं क्वालिफाई कर पाया है, क्योंकि कट ऑफ भी हमारा काफ़ी हाई रहा है, तो बहुत क्लोज मार्जिन से शायद मिस किया है या बहुत हाई मार्जिन से भी हमने मिस किया है। तो वो सारे जो जो स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान हो रहे हैं कि कैसे अब हमें आगे के लिए अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट करनी है। मतलब क्या हमें ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना होगा? जैसे बहुत सारे जब से रिजल्ट आया लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम क्या फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। बहुत ज़्यादा डिसहार्टन भी स्टूडेंट हो रहे हैं। बट वही सारी चीज़ें मैं आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ कि क्या वाकई में हमें ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत है या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 3 मंथ्स अब हमारे पास में है, मार्च अप्रैल मई का टाइम हमारे पास है। बिल्कुल मान के चलना है कि जून में हमारा एग्जामिनेशन है, तो बिल्कुल कोर 3 मंथ्स हमारे पास में। अब ये जो 3 मंथ्स है, इसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, अराउंड 100 डेज अगर हम लोग मान के चलें, तो इसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन चीज़ों पे हमें काम करना है, जो मिस्टेक्स लास्ट टाइम हो गई थी उन्हें किस तरह से इम्प्रूव करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। तो मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस एंड पेपर वन सब्जेक्ट की क्लासेस यूजीसी नेट के लिए इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मैंने भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा भी जीआरएफ नहीं हुआ था, तो मुझे पता है कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट हमें करना है। और बिल्कुल इतना ही टाइम मेरे पास था, इवन 3 महीने से भी कम का भी टाइम था मेरे पास, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ या मेरे जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस थे कि ये मिस्टेक आपको नहीं करने हैं या इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये जो मेरी सारी पर्सनल टिप्स हैं और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने स्टूडेंट से अभी तक बात की है, तो उसके बेसिस पे सारी टिप्स मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं, तो प्रीमियम कोर्सेज यहाँ पर हमारे चलते हैं पेपर वन एंड पेपर टू सभी के लिए, तो आप लोग बिल्कुल इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी प्रिपरेशन कराई जाती है। लाइव क्लासेस यहाँ पे होती हैं, क्लासेस के सारे पीडीएफ वीडियो कोर्सेज के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन आपके होते हैं यहाँ पर। तो एकदम पर्सनल 1 to 1 गाइडेंस है जो आपको मिल जाता है। जैसे मेरी सोशियोलॉजी की क्लास में हर सैटरडे को आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो आप लोग जो भी अपने डाउट्स हैं और कोई भी डिस्कशन आपको करना है क्लासेस से रिलेटेड, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, ना सिर्फ कोर्स से रिलेटेड डाउट या सिलेबस से रिलेटेड डाउट, और भी प्रिपरेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वीडियो चैट के थ्रू भी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी 20% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो R20 कोड यूज़ करके इस डिस्काउंट ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और सारी जो भी इंक्वायरी है कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हैं। तो मेरा पेपर टू सोशियोलॉजी है, जो भी सोशियोलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन प्लस पेपर टू का कंबाइंड कोर्स भी आप ले सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि पेपर वन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और जयपुर में हमारा ऑफलाइन मीटअप होने वाला है इस संडे को, तो उसके लिए भी आप सभी लोग इनवाइटेड है। जिनका नहीं हुआ है वो भी बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल जो गाइडेंस है, सारे क्वालिफायर्स के जब बारे में जब आप सुनते हो, स्टोरीज अपनी सुनते हो, तो बहुत एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत आपको हेल्पफुल एडवाइस भी मिलती है और सारी चीज़ें बहुत ईजी हमारे लिए हो जाता है जब आप ऑलरेडी किसी से सुनते हो और आप अपने जैसे स्टूडेंट से सुनोगे तो और भी ज़्यादा वो आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए भी बिल्कुल सभी लोग इन्वाइटेड हैं, ज़रूर से आप यहाँ पर आ सकते हैं। चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। अब ये एग्जाम तो हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। 2 दिन का टाइम भी मैं इसलिए 2 दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत सोच विचार कर लिया होगा, बहुत सारी चीजें देख ली होंगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए, 3 मंथ्स का क्या प्लान हमारा होना चाहिए। सिर्फ मार्च अप्रैल में हम लोग मान के चलते हैं कि 3 मंथ्स हमारे पास में है, तो ये जो 3 मंथ्स है इसमें हमें क्या करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या वाकई में जीरो से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यही सारी जो चीज़ें हैं आज के सेशन में हमें डिस्कस करिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपको बिल्कुल भी ज़ीरो से शुरू स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे इस बार आपने नेट क्वालिफाई किया है तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्कोर आपने किया होगा। अगर आपने ओनली पीएचडी भी क्वालिफाई किया है तो भी आपने कुछ ना कुछ स्कोर किया होगा।
और अगर ऐसे स्टूडेंट है जिनका शायद तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं हुआ है, नेट भी नहीं हुआ, पीएचडी कैटेगरी भी नहीं हुआ, तो आप लोगों को भी ऐसा नहीं है कि जीरो से शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो कुछ ना कुछ स्कोर तो डेफिनेटली आप लोगों ने किया होगा। तो आप इस उस स्कोर को कैसे इम्प्रूव करना है वो हम लोग को मेनली यहाँ पे सीखना है। तो आप लोगों को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। अब जीरो से नहीं शुरुआत करना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे जो पहला काम हम लोग को यहाँ पे करना है, रिस्पॉन्स शीट को आपको अपनी अच्छे से एनालाइज करना है। आप सभी ने अगर इस बार का एग्जामिनेशन दिया है तो आप लोगों को मैंने बोला था अपनी रिस्पॉन्स शीट जरूर डाउनलोड करके रख लेना। चाहे आपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए हों, बट जो रिस्पॉन्स शीट है हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता रहेगा जिससे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने गलत किए हैं। तो आई होप आप सभी की जो रिस्पॉन्स शीट है आप लोगों के पास है। तो रिस्पॉन्स शीट को जब आप एनालाइज, सबसे पहले आप लोगों को यही काम करना है कि अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है उसे अच्छे से एनालाइज करें। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि आप लोगों को देखना है मार्क्स, आप सभी लोगों को अपने पता है जितने भी मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किए हैं वो नोट डाउन करना है। आप लोगों के 140 मार्क्स आए हैं, 180 मार्क्स आए हैं, या 200 मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट के 220 मार्क्स आए हैं, बट फिर भी क्योंकि कट ऑफ हमारा जनरल कैटेगरी में 228 गया है तो उस वजह से जेआरएफ हमारा नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो जितने भी मार्क्स आप लोगों के आए हैं ये नोट डाउन करना है। दूसरा, आप लोगों को कट ऑफ अपना देखना है। अब कट ऑफ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देखें, हमेशा जो टारगेट है वो हमारा हाई होना चाहिए। तो सभी लोगों को जो टारगेट है अपना देखना है, रिगार्डलेस ऑफ योर कैटेगरी, किस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। कैटेगरी देखना चाहो तो देख लो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल का कट ऑफ है वही हमें लेके चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो 228 हमारा कट ऑफ रहा। अब आप देखो कि कितने क्वेश्चंस हैं जो मेरे यहाँ पे गलत हुए हैं, या कितने मार्क्स मुझे और स्कोर करने की जरूरत है। जैसे आप लोगों के 140 मार्क्स है तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 88 मार्क्स और स्कोर करने की जरूरत है, तब जाके आपका जेआरएफ होता। 88 मार्क्स के लिए मुझे 44 क्वेश्चंस और सही करने हैं। सिमिलरली आप लोगों के 180 क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे 48 मार्क्स और स्कोर करने की जरूरत है। 24 क्वेश्चंस आप लोगों को 28 मतलब 14 क्वेश्चंस, 8 मार्क्स मतलब हमें 4 क्वेश्चंस यहाँ पे करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग को ये देखना है कि कितने मार्क्स से और कितने क्वेश्चन से आप सभी ने अपना जो जेआरएफ है मिस किया है। ठीक है, जब आप अपनी रिस्पॉन्स शीट एनालाइज करोगे तो ये काम हमें सबसे पहले करना है कि देखो कितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, कितने मार्क्स से हमने अपना जेआरएफ मिस किया है, और उसके अकॉर्डिंग अब हमें प्रिपेयर करना है। तो अपना टारगेट बना के चलो कि मुझे 230 मार्क्स है नेक्स्ट टाइम के लिए स्कोर करना है। तो 230 मार्क्स के लिए मेरे कितने क्वेश्चन अभी कम पड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या 228 के अकॉर्डिंग आपने देख लिया। अब जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का जो रीजन है आप लोगों को एक पेपर पेन प्रॉपर लेके बैठना है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है ये तो फालतू है, क्या ही स्ट्रेटेजी है, ये तो हमें पता ही है कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत हुए, इससे क्या फायदा है। बट ट्रस्ट में ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो ये चीज मैंने क्योंकि पर्सनली फॉलो किया है। तो आप लोगों को हर चीज का, क्वेश्चन का रीजन नोट डाउन करना है कि अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपके चाहे 4 क्वेश्चन गलत हुए हो या 44 क्वेश्चंस आपके गलत हुए हो, हर क्वेश्चन का रीजन आप लोग को एक पेपर पेन लेके बैठना है और नोट डाउन करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो वो किस वजह से गलत हुआ है। क्या आपके लिए वो कंसेप्ट बिल्कुल न्यू था, इस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ, या हमने वो टॉपिक पढ़ा था बट शायद उतना डिटेल में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ, या हमने कंसेप्ट भी पढ़ा था, टॉपिक भी हमें याद था, बट शायद उतना रिवीजन नहीं हो पाया था तो एग्जाम टाइम में हम उस चीज को बिल्कुल रिकॉल नहीं कर पाए। दूसरी चीज है क्वेश्चन को आपने ध्यान से रीड नहीं किया, जैसे नोट आपने नहीं पढ़ा किसी क्वेश्चन में, वो ये भी हो सकता है। कई बार सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होता है तो रॉन्ग ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया, पता चला बी हमें सिलेक्ट करना था, ए वहां पे सिलेक्ट करके आ गए, तो ये मिस्टेक तो हमने नहीं की। इस तरह से आप लोगों को हर क्वेश्चन का जो भी आपके गलत हुए हैं सबका रीजन यहाँ पे नोट डाउन करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, क्या उसका मेन रीजन रहा था। अब ये जब आपको रीजन पता चल गया है तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ताकि यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाए कि इन चीज़ों पे हमें काम करना है और अब आगे इन्हें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे कितने ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो आपके लिए न्यू थे, तो न्यू कॉन्सेप्ट को आप प्रिपेयर करने के लिए तैयारी करो, या आपने उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा
पढ़ा था, तो न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से पहले जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका रिवीजन करो, क्योंकि अगर रिवीजन की वजह से क्वेश्चन गलत हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो ये इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा काम करना है। फिर जब रिवीजन कर लिया है तो उनको थोड़ा सा डिटेल में कवर करो। जैसे आज के टाइम पे सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि डायरेक्टली जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो अपनी बुक्स में या कोर्सेज में, वो डायरेक्ट लैंग्वेज या स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं देखने को मिलेंगे, बट उन स्टेटमेंट या उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और फिर जो न्यू कॉन्सेप्ट्स है, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, उनके तरफ हमें जाना है। बाकी ये जो मिस्टेक है कि नोट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट हमने नहीं पढ़ा, तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। तभी आप लोगों को यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं समझ में आएंगी कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए ये जो मिस्टेक हमारी ना हो कि हम नोट करेक्ट ना पढ़े, इनकरेक्ट ना पढ़े, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस है करनी पड़ेगी। और अपने जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी ये जो प्रॉब्लम है हमारा सॉल्व होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो आपको सबसे पहले या सबसे फर्स्ट चीज़ है जो हमें करनी है, अपनी रिस्पॉन्स शीट को अच्छे से एनालाइज करना है। सारी जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है अपनी नोट डाउन करो, देखो आपने कहाँ मिस्टेक किया है। ये भी आप लोगों को नोट डाउन करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। जैसे अगर आपने, ये तो मैंने आपको बोला ही कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो नोट डाउन करो, बट अगर आपने कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन सही किया है, जैसे बिल्कुल नया क्वेश्चन था वो आपने सही कर लिया, तो क्या एक तरीका आपने लगाया, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने उस टाइम पे लगाया, किस तरह से अप्रोच आपने रखा उसे सॉल्व करने का। तो ये सारी चीजें भी अगर आपको पता है, जैसे आपने कोई अच्छा चॉइस एलिमिनेशन टेक्निक लगाया, तो वो भी आप नोट डाउन करो कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो। तो पेपर वन दोनों का आपको करना है। अब आपने ये देख लिया कि इतने क्वेश्चन मेरे गलत हुए, अब हमें जो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है वो इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए बनानी है कि अभी तक मेरे 88 क्वेश्चन 88 मार्क्स मुझे और स्कोर करने हैं, 44 क्वेश्चन सही करने हैं, तो कैसे मैं 44 क्वेश्चन इंक्रीज कर सकता हूँ। या अगर मेरा 10 या 15 मार्क्स से जेआरएफ छूटा है, तो 10 और 15 क्वेश्चंस में अपने, या 10 या 15 क्वेश्चन से जेआरएफ छूटा है, तो 10 या 15 क्वेश्चन में अपने कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस पर आपको काम करना है। तो अपने टॉपिक देखो, यूनिट देखो कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में और सही कर सकता हूँ, इस तरह से ऐसे और सही कर सकता हूँ। तो इनके लिए अब आपको काम करना है कि कैसे ये जो 10 और 15 क्वेश्चन है और इंक्रीज किए जाए हमारे। तो उसके लिए आपको चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे इंप्रूवमेंट करना है। जब आपको रीज़न पता है, मिस्टेक्स पता है, तो उनको इम्प्रूवमेंट पे काम करो। जैसे मैंने बताया कि ये मिस्टेक्स अगर आप सुधार लोगे तो अपने आप आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये प्रिपरेशन है जो हमें यहाँ पे करनी है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। फिर दूसरी चीज़ है अपने रिसोर्सेज की तरफ स्टिक रहना है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपनी पूरी ही स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश करेंगे या जो मटेरियल हमने फॉलो किया उसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अच्छा मटेरियल पढ़ा था, ऑथेंटिक रिसोर्सेज को फॉलो किए थे, तो उन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करो। अब आपको अपना जो रिवीजन है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना है। उन्हीं रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ो। जैसे मैंने बोला 3 मंथ्स का टाइम आपके पास है, तो ये जो मार्च और अप्रैल वाला अपना मंथ है, इसमें यहाँ पर आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एक एक टॉपिक पढ़ो, यूनिट को कवर करो, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर फॉलो करनी है, पता हमें होनी चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज के साथ अपने स्टिक रहना है, अपना एकदम बिल्कुल चेंज मत करो। जो भी कोर्स आपने फॉलो किया, बुक्स फॉलो की है, उसी को फॉलो करो। थोड़ा सा कंसेप्ट अपने अच्छे से क्लियर करो। उसमें अगर हमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, डिटेल में अगर कुछ जाने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर हम लोग कर सकते हैं। जैसे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आपको पूछे गए हैं तो उनको आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट मेन जो पूरा सोर्स है वो अपना नहीं चेंज करना है। तो ये चीज़। फिर नेक्स्ट चीज़, पेपर वन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली सोशोलॉजी वाले बच्चों को मैं बोलूँगी। पेपर वन हम लोग हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इग्नोर करते हैं कि ठीक है हो जाएगा। पेपर टू हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि वो हमें आगे काम आएगा। बिल्कुल सही बात है, पेपर टू आपको आगे काम आएगा, बट आगे जाने के लिए पहले आपको जेआरएफ क्लियर करना है। तो विदाउट पेपर वन कभी आपका जेआरएफ क्लियर नहीं होगा। इवन नेट भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जिस तरह से कट ऑफ जा रहा है। इवन पॉलिटिकल साइंस में 234 कट ऑफ गया है, सोशोलॉजी में 228 कट ऑफ गया है। तो पेपर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मैथमेटिकल रीजनिंग छोड़ दूँ, डीआई छोड़ दूँ, तो मैं कर लूँगा, मैं थियरी पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं तो हमेशा थियरी पोर्शन कर लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि थियरी पोर्शन आप कितना भी पढ़ लो, थियरी पोर्शन आप जितना भी पढ़ लो वो कम ही हमारा होगा। और आपने 50 चीज़ें प्रिपेयर करी हैं, कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी अगर वहां पे इन 50 टॉपिक के अलावा कोई 51st टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे हायर एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, तो बहुत
अननेसेसरी, या मैं बोलूँगी कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उतना टच भी हम लोग नहीं कर सकते कि एनटीएस लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो थियरी पोर्शन में कभी भी श्योरिटी हमें नहीं मिल सकती, बट अगर आपने डीआई समझ लिया है, आपने डीआई के फॉर्मूले समझ लिए हैं, बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, तो इससे कैसे ना कैसे फिर भी यहाँ पे चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन सही हो जाए। अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया है, तो कंसेप्ट सही अप्लाई किया है, तो यहाँ पे बिल्कुल चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये चीज़ करो, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटली स्किप करके जा रहे हो तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो, अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग छोड़ सकते हैं, बट पूरा पूरा यूनिट स्किप करना ये बिल्कुल भी राइट अप्रोच नहीं है, ना पेपर 1 में, पेपर 2 में। हमेशा हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारे इस एग्जामिनेशन में नहीं है। तो अगर आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया है, नॉलेज है, तो एटलीस्ट आप वहां पे थोड़ा बहुत चॉइस एलिमिनेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। सो पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरसी को बहुत ज्यादा फोकस करो, शुरू से प्रैक्टिस करो। आरसी आप लोगों के टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं आरसी के, दो पेपर 2 हमारे सोशोलॉजी में आते हैं, एक हमारा पेपर 1 में आता है। तो टोटल 30 मार्क्स यहाँ पर आपको सीधे सीधे अपने आरसी से मिल जाते हैं। तो आरसी शुरू से प्रैक्टिस करो, सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर पे आरसी सॉल्व करना इज वेरी डिफरेंट, और जो सीबीटी मोड में आरसी सॉल्व करना होता है, स्पेशली स्क्रॉलिंग का इशू। तो सीबीटी मोड में आरसी प्रैक्टिस करो। डीआई बहुत प्रॉब्लम आती है, डेली का टारगेट बना लो कि डेली एक डीआई और आरसी करना ही है, अगर आपका जेन्युइनली ड्रीम है कि क्वालिफाई करना। तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी है, पेपर 1 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे मिनिमम अपने पेपर 1 को दो, 5 घंटे अपने पेपर 2 को दो, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो 8 घंटे मुझे लगता है एक बहुत एवरेज टाइम है, और इतना आपको देना ही पड़ेगा अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। नेक्स्ट चीज़ है रिवीजन। बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट्स कवर करने से बेटर है रिवीजन करो। लिमिटेड टॉपिक पढ़ो, बट उनका रिवीजन इतने अच्छे से करके जाओ कि उसमें से आपकी कोई भी चीज़ें गलत ना हो। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट का जो 1 मंथ है, मैंने आपको बोला ना कि मार्च और अप्रैल में हमें क्या करना है, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने मोस्टली क्लियर करने हैं, और जो मई का पूरा मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में ही हमें देना है। रिवीजन के थ्रू अगर कोई नई चीज़ आ जाती है तो कर लो, बट मोस्टली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस करना है। रिवीजन कैसे करोगे? अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप अपने रिवीजन कर सकते हो, मैराथन वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, पीवाईक्यूज के थ्रू हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करवाए जाते हैं उसके थ्रू हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मई का जो पूरा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए आपको देना है, और इसी अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। लास्ट चीज़ है प्रैक्टिस करो, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में अपने थोड़े से फोकस करो कि पहले कंसेप्ट बिल्ड करें, बट जैसा मैंने बोला जो मई का पूरा मंथ है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। पीवाईक्यू सॉल्व करो अपना। आपका जो पेपर 2 है, जैसे सोशियोलॉजी पेपर में मिनिमम 10-12 साल के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर लो, जैसे मैंने आपको इग्निशन बैच में सॉल्व करवाए हैं। हमारे प्रीमियम कोर्सेज के साथ आपको इग्निशन बैच भी मिलता है, तो डे 1 से आपके पास पीवाईक्यू होते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करो। सेट एग्जामिनेशन के पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। सोशियोलॉजी में गेट एग्जामिनेशन होता है, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होते हैं, इनके क्वेश्चन पेपर होते हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपके पास होते हैं। पीजीटी लेवल के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीयूईटी पीजी के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे मैं अपने कोर्स में आपको सभी तरह के क्वेश्चन कराऊंगी। मैंने अपना कोर्स इसी तरह से बनाया है कि पूरा जो मई मंथ है हमारे पास रिवीजन के लिए, जहाँ पे हम लोग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे लास्ट बैच में भी मैंने यही किया था। 1.5 महीने पहले एग्जाम से लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और 1.5 महीने में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए, और इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी भी मैंने शेयर की है, तो आप उनसे सुनोगे कि हम लोग रिवीजन इतना स्ट्रांग हो गया, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि वो एग्जाम में उतना ज़्यादा फिर फ्री ही नहीं हुआ। अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। और क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आता सबको बहुत कुछ है, बट अगर आप अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखना ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन पे हमें बहुत अच्छे से काम करना है कि जो भी नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं उसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ये काम करना है। नेक्स्ट चीज़ है जो मॉक टेस्ट। विदाउट मॉक टेस्ट अगर आप कभी भी जा रहे हो, मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किए सीबीटी मोड में, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जिन भी स्टूडेंट का नहीं क्वालिफाई हुआ है, बहुत बार हमें लगता है कि हमने तो इतने
एफर्ट्स किए हैं बट फिर भी नहीं हुआ, एक बार खुद से अपने पूछ के देखना कि वाकई में आपने उतने मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, क्या वाकई में आपने 10 से 15 मॉक टेस्ट दिए थे। अगर आपने 10 से 15 मॉक टेस्ट दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कभी भी आपको सीबीटी मोड में प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी लोग जिनको भी सीबीटी मोड का फियर है, आप लोगों को तो और ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अक्सर अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करनी ही चाहिए और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बस ये कुछ है, फॉलो करना है। बाकी अपने आप से ऑनेस्ट रहो। हम लोग दुनिया को कितना भी झूठ बोल सकते हैं कि हमने कितनी तैयारी की है, हमने बहुत मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की, बट अपने आप से पूछ के देखो क्या वाकई में हमने उस लेवल की तैयारी की है। कुछ लोगों का बिल्कुल मैं मान सकती हूँ कि एक क्वेश्चन से रह गया, दो क्वेश्चन से रह गया, वो ठीक है, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, बट जनरली पूछ के देखो कि क्या वाकई में हमने उस लेवल की मेहनत की है, क्या हमने वाकई में उतना रिविजन किया था, मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। अगर आपने ऑनेस्टली प्रिपरेशन किया है तो डेफिनेटली आपको उसका जो रिजल्ट है आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा ही। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहो। दुनिया को कितना भी आप धोखा दे सकते हो बट एटलीस्ट खुद को धोखा नहीं देना है। अगर सोचा है कि 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, 2 घंटे ही पढ़ो, बट वो 2 घंटे तमीज से ऑनेस्टी के साथ पढ़ो कि उसमें उन 2 घंटों में आप बिल्कुल भी चीटिंग ना कर रहे हैं कि सिर्फ फोन चला रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे यूट्यूब से भी क्वालिफाई कर सकते हैं कोर्स, वरना कोर्स लेके भी लोगों का नहीं होता। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है कि आपके लिए क्या बेटर तरीके से वर्क कर रही है। बाकी इसी तरह की और स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं जो मैं आप सभी को यहाँ पर लेकर आती रहूंगी। और जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स में बस ये बेनिफिट हो जाता है कि 1 to 1 पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है। सिलेबस आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा, कब क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, मॉक टेस्ट वगैरह। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अभी अच्छा मौका है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। R20 कोड यूज़ करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। और हमारा ऑफलाइन मीटअप होने वाला है, इसके लिए भी आप सभी लोग इन्वाइटेड हैं। बाकी स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिए, उस पर कॉल करके आप कोई भी, जनरली भी कोई भी काउंसलिंग है, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, वो आप ले सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इसी तरह की सारी हेल्पफुल वीडियो और जो क्लासेस हैं वो आपके लिए यहाँ पर आती रहती है। 3 PM पे मेरी सोशियोलॉजी की क्लास होती है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को अगर कुछ भी हेल्प इस वीडियो से मिली हो, या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो हेल्प या वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।